नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क कॉरिडोर में, जहां हम आपके साथ हुए पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और अजीब और गरीब अनुभवों को सुनाते हैं और उन कहानियों के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो आप अपनी कहानी हमें जरूर शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां आप अपनी हॉरर स्टोरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की कहानी हमें भेजी है मीरा ने, एक आम हाउसवाइफ जो अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ अलीबाग गई थी। लेकिन उस छुट्टी का अंजाम उनकी जिंदगी का सबसे भयानक किस्सा बन गया। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी, द लेडी इन द वेल। हेलो, मेरा नाम मीरा है। मैं आपकी पॉडकास्ट की रेगुलर लिसनर हूं और हमेशा आपकी कहानियों को बड़े शौक से सुनती हूं। हर बार सोचती थी कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उसके बाद मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। मुझे लगता था कि ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स बस इमेजिनेशन होते हैं, एक तरीका जिससे लोग अपनी बोरिंग जिंदगी में एक्साइटमेंट लाते हैं। लेकिन पिछले साल अलीबाग के एक हॉलिडे होम में मेरे और मेरे परिवार के साथ जो हुआ, उसने मेरी सोच और विश्वास दोनों को हिलाकर रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है, लेकिन उस एक हादसे ने हमें अनदेखी दुनिया की सच्चाई से रूबरू करवा दिया। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैंने और मेरे हस्बैंड राजेश ने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में बाहर घूमने जाएंगे। हमारा बेटा अर्जुन जो 16 साल का है और हमारी बेटी तारा जो अभी सिर्फ 10 साल की है, दोनों घूमने का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। बडी, हमारे प्यारे गोल्डन रिट्रीवर को भी हम अपने साथ ले जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने अलीबाग में एक हॉलिडे होम रेंट पर लिया। हम जब उस हॉलिडे होम में पहुंचे, हम घर की खूबसूरती और आसपास के नजारे देखकर दंग रह गए। वो हॉलिडे होम एक बहुत ही ऑफबीट लोकेशन पर था, जहां शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे का नाम और निशान तक नहीं था। वो जगह बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। घने पेड़ों के बीच एक ऐसी शांत जगह जहां से समुंदर का बेहतरीन नजारा दिख रहा था। लहरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा के झोंके और पेड़ों की सरसराहट एक सुकून भरा एहसास दे रहा था। वहां के केयरटेकर सिंधे ने हमें घर की चाबियां दी और एक छोटी सी टूर करवाई। उसने हमें चेतावनी दी कि रात को बैकयार्ड का दरवाजा बंद रखे ताकि जानवर या चूहे घर के अंदर ना आ जाए। साथ ही उसने कुएं के बारे में भी वार्न किया जो घर के बैकयार्ड में था, और कहा कि वो कुआं सूखा है और खतरनाक है, इसीलिए उसके पास मत जाना। बंगलो काफी पुराना लग रहा था, लेकिन उसमें एक अलग ही बात थी। ये घर उस तरह के हॉलिडे होम्स में से था जो ज्यादा मशहूर नहीं होते, पर अच्छी लोकेशन की वजह से लोगों को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं।
बड़े वारांदा, पुरानी सिलवटें लगी दीवारें और पुराने लकड़ी के दरवाजे, जैसे घर ने अपने अंदर एक पुरानी यादों का बोझ संभाल कर रखा हो। दीवारों पर कभी कभी हल्की सी नमी महसूस होती थी, जो ये बताती थी कि ये जगह कितनी पुरानी थी। दरवाजे और खिड़कियां भी पुराने लकड़ी के बने थे। जब कभी कोई दरवाजा खुलता या बंद होता तो बहुत अजीब सी आवाज आती थी, जैसे घर का हर कोना जिंदा हो और हमारी हरकत को महसूस कर रहा हो। खिड़कियों के शीशे पर धूल जमी हुई थी और उनमें से धूप काफी मुश्किल से अंदर आ पाती थी। सीलिंग पर जगह जगह पुरानी सीपेज की लाइंस दिखाई दे रही थी और कोनों कोनों में मकड़ी के जाले थे, जिससे यही लग रहा था कि ये घर कितने अरसे से अकेला पड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद घर के अंदर एक अजीब सा चार्म था, एक कहानी जिसे घर अपने अंदर दबा के रखा था। हमने ये सब कुछ शुरू में नोटिस किया, लेकिन तब हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचते हुए कि पुराने घर में ऐसा महसूस होना आम बात है। हमें क्या पता था कि ये सिलवटें और दरार सिर्फ दीवार पर नहीं, बल्कि इस घर के इतिहास में भी थे, और वो इतिहास अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। घर के पीछे एक बड़ा सा बैकयार्ड था। उस बैकयार्ड का सबसे खास हिस्सा था एक पुराना कुआं। वो कुआं देखते ही पता चल रहा था कि उसका इतिहास कितना पुराना होगा। काफी दिन बंद रहने की वजह से कुएं के अंदर और उसके आसपास जंगल उग गए थे। कुएं के आसपास एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने अपने अंदर कई राज दबा कर रखे हो। लकड़ी के पट्टे कुएं को ढकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पट्टे भी पुराने और कमजोर लग रहे थे, जैसे हाथ लगाते ही टूट जाएंगे। शाम ढल चुकी थी। मैं राजेश के साथ बच्चों को लेकर घर के अंदर चली गई। बहुत दिनों तक घर बंद रहने की वजह से घर बहुत गंदा था। धूल मिट्टी जमी हुई थी और अजीब सी सीलन की बदबू भी आ रही थी। मैंने राजेश से कहा कि अगले दिन एक मेड बुला ले, जो घर को अच्छी तरह से साफ कर देगी। एक रात हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। जर्नी की वजह से हम बहुत थके हुए थे। डिनर के बाद हम सोने चले गए। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के 3 बजे मेरी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। पानी टपकने की आवाज थी। मैंने सोचा शायद किचन या बाथरूम का नल खुला रह गया होगा। जब मैं चेक करने उठी तो देखा कि सारे नल बंद थे। लेकिन एक और चीज जो मुझे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, बैकयार्ड का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया और मैंने सोचा कि शायद राजेश ने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे घर में कुछ और भी हो जो हमें देख रहा हो। अगली सुबह तारा चीखते हुए मेरे पास आई। उसने कहा कि उसकी फेवरेट डॉल जो उसने बेड के ऊपर रखी थी वो गीली हो गई है और उसमें बहुत सारे कीचड़ लगे हुए हैं। राजेश ने सोचा कि शायद अर्जुन मस्ती कर रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। सबसे अजीब बात ये थी कि बडी, हमारा गोल्डन रिट्रीवर, जो हमेशा तारा के साथ खेलता था, उस डॉल के पास तक नहीं जा रहा है। वो उस डॉल को देखकर
गुर्रा रहा था, जैसे उसने डॉल के अंदर कुछ देखा हो जो हमें नहीं दिख रहा था। अगले दिन मेड आ गई घर की सफाई के लिए। उसने कहा कि ये घर काफी पुराना है और लोग ज्यादा समय के लिए यहां नहीं रहते। उसने जमीन को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ किया और पूरे घर की सफाई की। थोड़ी देर के लिए जब धूप खिड़कियों से अंदर आने लगी तो घर में गर्माहट महसूस हो रही थी। लग रहा था मानो ये पुराना खामोश घर अपनी उदासी से बाहर निकलकर हमें अपनेपन की एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हो। तीसरे दिन मैंने देखा तारा बैकयार्ड के कुएं के पास खड़ी थी। कुएं के पुराने लकड़ी के पट्टे में से झांक कर नीचे देख रही थी। मैं उसके पास गई। तब तारा ने मुझे कहा, माँ, कुएं के अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। तारा उस कुएं से दूर रहे, इसीलिए मैंने उसे डराने के लिए कहा, वहां भूत है जो बच्चों को ले जाती है। कुएं के पास अकेले मत आना, वरना वो तुम्हें भी ले जाएंगे। तारा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में मैंने एक अजीब सा डर देखा, जैसे उसने कुछ सच में देखा या महसूस किया हो। उस रात कुछ अजीब हुआ। तारा अपने बेडरूम के फर्श पर बैठी थी और दीवार की तरफ घूर रही थी, जैसे उसने कुछ देखा हो। जब मैंने उससे पूछा कि वहां क्या कर रही है, उसने मुझे पूरे यकीन के साथ कहा, कुएं में रहने वाली औरत ऊपर आना चाहती है। उसकी बात सुनकर और जिस यकीन के साथ वो ये कह रही थी, एक पल के लिए मेरा दिल भी धड़क उठा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसे बेड पर सुला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी जो मुझे और ज्यादा परेशान कर रही थी। उसी रात राजेश और मैं बालकनी पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। चांदनी रात थी और आसमान में तारे जगमगा रहे थे। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे और ये उन चंद रेयर मोमेंट्स में से एक था जब हम दोनों को शांति से बैठकर बातें करने का मौका मिला। मैंने राजेश के लिए चाय बनाई थी और हम दोनों ऐसे ही पुरानी बातें याद कर रहे थे। एक पल के लिए लगा कि पूरी दुनिया रुक सी गई है और सिर्फ हम दोनों इस पल को जी रहे हैं। राजेश ने हंसकर कहा, इस घर से अजीब सी वाइब्स आती है ना? लगता है हॉन्टेड है। उसकी बात पे मैं हंसने लगी। लेकिन अंदर से एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे पता था वो मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि उसका मजाक बस एक तरीका था अपने डर को छुपाने का। मैं मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। तभी बैकयार्ड से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। राजेश ने अपनी चाय टेबल पर रखकर कहने लगा, रुको, मैं देखता हूं। वो बालकनी से उठकर सीधे बैकयार्ड की तरफ चला गया। मैं बालकनी से देख रही थी। उसके कदम धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। अचानक से माहौल पूरा शांत हो गया था, जैसे हवा भी रुक गई हो। कुछ देर के बाद राजेश वापस आया और बोला,
अरे लकड़ी का एक पट्टा कुएं के ऊपर से गिर गया था, मैंने वापस रख दिया। पर मुझे बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ तो गलत हो रहा है। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह हम सब उठे, लेकिन बड़ी कहीं नजर नहीं आया। हमने उसे घर के हर कोने में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी हमें बैकयार्ड के कुएं के पास कुछ दिखाई दिया। बड़ी की लाश वहां पड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। उसका पूरा शरीर गीला था और कीचड़ से लथपथ था। बड़ी की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत डर गई थी। पिछले 7 सालों से वो हमारे साथ था। हर खुशी, हर गम में उसका वो मासूम सा चेहरा, हमेशा हिलती हुई पूंछ और वो प्यार से मेरी गोद में सिर रखना, सब याद आने लगा। पर अब वो मेरे सामने बेजान पड़ा था। उसको देखकर लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले बहुत तकलीफ झेली हो। बच्चे भी रोने लगे। अर्जुन अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। तारा तो बड़ी के पास बैठकर उसे हिलाने की कोशिश कर रही थी, जैसे अभी वो उठकर उसके साथ खेलने लगेगा। राजेश मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, अरे शायद वो किसी जानवर के पीछे भागते हुए गिर गया होगा। पर मैं जानती थी कि बात बस इतनी नहीं है। बड़ी के साथ जो हुआ, उसके बाद हम सब बहुत उदास हो गए थे। हम सब ने फैसला किया था कि हम अगली सुबह घर वापस चले जाएंगे। हम उस दिन जल्दी खाना वाना खाकर सो गए। रात के 3 बज रहे थे। मुझे लगा एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छू कर चला गया। मैं आंखें खोल ही रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने देखा तारा बिल्कुल चुपचाप मेरे पेट के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बेजान सी लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी जो और भी डरावनी लग रही थी। उसने धीरे से मुझे कहा, अगर हम सब कुएं में चले जाएं, तो वो हमें माफ कर देंगी। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। एक पल के लिए मैं बिल्कुल जम गई। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और राजेश को जगाया। मैंने राजेश से कहा, हमें अभी निकलना होगा। राजेश ने तारा को देखा, जो अब भी वहीं खड़ी थी, दीवार की तरफ घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी और की आवाज सुन रही हो। राजेश ने उसे संभालने की कोशिश की, पर तारा एक ही बात बार बार बोल रही थी, अगर हम सब कुएं में चले जाएं, तो वो हमें माफ कर देंगी। हमें तब समझ आ गया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। ये घर, ये कुआं और वो औरत, सब कुछ हमें अपने जाल में खींच रहे थे। राजेश और मैंने तुरंत पैकिंग शुरू की। हर कोने से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई हमें घर के अंदर ही बंद करना चाहता हो। राजेश ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन
लेकिन मुझे लग रहा था कि ये घर हमें कभी नहीं जाने देगा। हमने अपना सामान लिया और बच्चों को लेकर सीधा कार की तरफ भागे और कार के अंदर बैठ गए। राजेश ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। राजेश कार से उतरकर इंजन को चेक किया। उसने देखा कि इंजन के अंदर पानी घुस गया था। ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही बोनेट अचानक से बंद हो गया। उसका हाथ बोनेट के बीच में आ गया। उसकी चीख से मानो पूरा घर गूंज उठा। मैं और अर्जुन दौड़कर उसके पास गए और बहुत मुश्किल से उसे अंदर ले आए। राजेश का हाथ लाल हो चुका था, खून जम चुका था। हमने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद किए, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर जिंदा हो, धीरे धीरे हमें अपने अंदर समेट रहा हो। घर की दीवारों से कीचड़ टपकने लगा, पानी की बूंदें गिर रही थी, जैसे घर खुद रो रहा हो। लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थी। तारा एक कोने में बैठी हुई थी, अपनी गुड़िया को सहला रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी के साथ बात कर रही हो। वो बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, लेकिन जो सुना उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे साथ खेलना चाहती है। तभी अर्जुन ने मुझे किचन की तरफ इशारा किया। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किचन के खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे। उसकी आंखें खोखली और बेजान थी। वो धीरे धीरे घर की तरफ चल रही थी, जैसे हमें ध्यान से देख रही हो। राजेश तुरंत हम सबको खींचकर ऊपर वाले बेडरूम में लेकर गया। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर एक अलमारी और एक बड़ा सा सोफा दरवाजे के सामने घसीटकर बैरिकेड बना दिया। हम सब एक दूसरे से चिपककर रूम के कोने में बैठे थे। घर के नीचे से आवाजें आ रही थी। कभी दरवाजों के खुलने बंद होने की, कभी कदमों की आहट जो सीधे हमारे कमरे की तरफ आ रही थी। रात भर हम उस छोटे से बेडरूम में एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहे। तारा अब भी अपनी बातों को बार बार दोहरा रही थी। वो मुझे बुला रही है। वो घर के अंदर आ गई है। किसी तरह हमने रात गुजार ली और जैसे ही पहली किरण घर के अंदर पड़ी, सब कुछ फिर पहले की तरह शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हम वहां एक पल भी नहीं रुके। हम जल्दी से घर से बाहर आ गए। राजेश ने कार स्टार्ट की और अब की बार कार ने स्टार्ट ले ली। हम वहां से भाग निकले। कुछ महीने बाद मैं फिर से उसी जगह अलीबाग आई, ताकि हमारे साथ हुए हादसों का पता लगा सकूं। शिंदे ने मुझे घर के पहले मालिक से मिलवाया और उन्होंने घर के कुछ ऐसे राज खोले
जिन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, कई साल पहले एक औरत को उसके शराबी पति ने गुस्से में आकर उसी कुएं में फेंक दिया था, वो भी उनके बच्चों की आंखों के सामने। कुछ दिन बाद उनका छोटा बेटा गायब हो गया और सभी को ये शक था कि कम उम्र में वो ये सब झेल नहीं पाया, इसीलिए उसने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। बड़े बेटे ने कुछ समय बाद अपने माँ और भाई की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा रखी, लेकिन लगता है उनका दर्द, उनका दुख और उनकी आत्माएं आज भी इस दुनिया में है। शिंदे ने मुझे एक पुरानी तस्वीर दी थी जिसमें वो औरत अपने 2 बेटों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। उस तस्वीर को देखकर मैंने ठान लिया था, ये कुआं बंद होना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने उसे कहा कि इसे कंक्रीट से सील कर दिया जाए। मैं उस घर की और उस कुएं की कुछ तस्वीर भेज रही हूं। मैं डार्क कॉरिडोर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे अपनी कहानी शेयर करने का मौका दिया। लेकिन सच तो ये है कि मैं आज भी रात रात भर सो नहीं पाती। आज भी मुझे उन सब के बुरे सपने आते हैं। पता नहीं ये मेरा डर है या वहम, पर लगता है उस औरत ने आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। शुक्रिया मीरा, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपकी कहानी सुनकर और आपकी भेजी हुई फोटोज देखने के बाद सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसी जगह जिसमें इतना दर्द और इतनी नफरत छुपी हो, ऐसी जगह के बारे में सोचकर ही डर लगने लगता है। और वो कुआं अगर सील भी हो जाए तो क्या वहां की भटकती आत्माओं को कभी शांति मिलेगी, या फिर उस जगह का दर्द हमेशा जिंदा रहेगा? हमारे लिसनर्स या जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं उन्हें जरूर बताना चाहूंगा कि इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिली है। किसी भी नए और अजनबी जगह पर जाने से पहले उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी जरूर लें। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो हमारे साथ अपनी कहानी जरूर शेयर करें। तो ये था डार्क कॉरिडोर का एक और एपिसोड। फिर मिलते हैं एक और डरावने और रहस्यमयी कहानी के साथ।